हेलो क्लास 6 क्लास। जैसा आप जानते हैं कि हमारा पहला पाठ धरती को स्वर्ग बनाए समाप्त हो चुका है। उससे संबंधित सारा कार्य मैं आपको दे चुकी हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का ही पाठ 2 साहसी नीलू पढ़े। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि आपको मैंने किस तरीके से दिया है काम करने के लिए। आपको हैंडराइटिंग पैटर्न भी बताया है, बार बार मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रही हूँ। डेट वो स्वयं डालेंगे आप, मैंने आपको तरीका बताया लिखने का, इसलिए मैंने डेट नहीं डाली है। और पाठ का नाम, नंबर ये है और ये आपका गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से काम करते जाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोग काम तो भेज रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने काम अभी मुझे फर्स्ट असाइनमेंट पे नहीं भेजा। दोनों ही असाइनमेंट किसी के आए नहीं है, किसी का एक ही आया है। तो बच्चों लापरवाही मत करना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अपना काम समय पर भेजिए, ना आपको परेशानी होगी ना मुझे परेशानी होगी। तो आप लोग समय समय पर कार्य भेजते रहें। और हाँ, एक बात और जरूर याद रखिए आप कि आप असाइनमेंट नंबर नहीं लिख रहे हैं। असाइनमेंट नंबर लिखें अपना नाम, अपनी क्लास और उसका सेक्शन भी, ए है या बी है। ठीक है, ताकि मुझे भी परेशानी ना हो और आपको भी बाद में परेशानी ना हो। तो इसलिए आप जरूर इस बात पर ध्यान देंगे और कार्य को समय समय पर भेजेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी पुस्तक खोलिए और आज हम पढ़ते हैं साहसी नीलू। ये कहानी जो है एक साहसी लड़की के बारे में है। कुछ बच्चे बचपन से अद्भुत और साहसी होते हैं। उनके कारनामे चौंकाने वाले होते हैं। उनकी हिम्मत और निडरता से बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा देते हैं। इस पाठ में नीलू एक ऐसी साहसी लड़की है जो अपने विवेक और साहस की बदौलत जंगली भालू से एक बच्चे की जान बचाती है। बाद में वह भालू के प्रति सहृदयता भी दिखाती है। साहसी नीलू के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो एक बच्चे की जान भालू से बचाती है और बाद में भालू के प्रति भी उसका प्रेम कैसा दिखाई देता है। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था सरायखेत। यह गांव प्राकृतिक सुषमा से भरपूर था। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा वह गांव काफी सुंदर लगता था। चीड़ के घने वृक्षों की पंक्तियों के बीच बीच में लगे देवदार के लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा देते थे। पहाड़ की तलहटी में, तलहटी मतलब नीचे समतल जो मैदान था, वहां पर एक छोटा सा गांव था सरायखेत। उस गांव का नाम क्या था? सरायखेत। वह गांव जो था प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। सुषमा मतलब सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता बहुत थी वहां पर। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा हुआ गांव बहुत सुंदर लगता था, काफी सुंदर लगता था। चीड़ के घने वृक्षों की पंक्तियों के बीच बीच में लगे देवदार के लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा देते थे। देवदार के जो लंबे ऊंचे वृक्ष थे वो गांव की शोभा को बढ़ा देते थे, यानी उनकी सुंदरता पे 4 चांद लगा देते थे। अप्रैल में तो बुरांस के लाल फूलों की छटा बस देखते ही बनती थी। बुरांस के फूल जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको बुरांस के फूलों के बारे में पता नहीं। बुरांस का जो फूल है बच्चों बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर, लाल रंग का होता है, बहुत ही सुंदर होता है। इसकी छटा देखते, इसकी सुंदरता जो है देखते ही बनती थी। गांव चूंकि घने वृक्षों से घिरा था, इसलिए अक्सर हिंसक पशु गांव में आ जाया करते थे। घने वृक्ष थे मतलब जंगल था, तो क्या था वहां पर जो थे हिंसक जानवर, यानी जो घातक कष्ट देने वाले जो जानवर होते थे वे अक्सर आ जाया करते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं अन्य छोटे छोटे जानवरों को जब तब मारकर उठा ले जाने से गांव में समस्या खड़ी हो गई थी। बाघ आता था, कुत्ते अन्य छोटे छोटे जानवरों को जब तब मतलब कभी भी आ जाता था, उनको मारकर उठा ले जाता था, जिससे कि गांव में बहुत विकट परिस्थिति खड़ी हो गई थी। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार ही रहते थे। खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार रहते थे। जैसे आप देख रहे हैं कि गांव से पलायन हो रहा है, गांव से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, उसी प्रकार वहां पर भी सिर्फ 15-20 लोग के परिवार ही रहता था। और खेती जो था उनका जीवन यापन, यानी उनके जो
रोजी रोटी थी, एकमात्र क्या थी, वो खेती कर ही रोजी रोटी कमाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। खेतों में दिन भर खूब मेहनत से काम करना और शाम को रूखा सूखा खाकर चैन की नींद सो जाना गांव वालों की यही दिनचर्या थी। दिन भर खेतों में काम करते थे और शाम को रूखा सूखा जैसा भी मिलता था उनको खाकर आराम से सो जाना, चैन की नींद, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, चैन की नींद से सो जाते थे। गांव वालों की यह दिनचर्या बन गई थी, यही उनकी दिनचर्या थी, प्रतिदिन का उनका यही काम था। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ भारी हिमपात होता था, बर्फ गिरती थी, है ना। भारी हिमपात यानी बहुत बर्फ गिरती थी। सड़कों पर जमी मोटी बर्फ को पिघलने के लिए कई दिन लग जाते थे। इस समय जनजीवन पूरी तरह से रुक जाता था। यही कारण था कि जाड़े का मौसम आने से पूर्व ही गांव के बड़े बूढ़े ढेर सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठी कर लेते थे। बर्फ गिरने पर दिन रात इन्हीं लकड़ियों को जलाकर वे आग सेकते थे। जैसे ही दिसंबर जनवरी का महीना शुरू होता था, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती थी। सड़कों पर मोटी मोटी बर्फ जम जाती थी और मोटी जब बर्फ बहुत गिरती है तो उसको पिघलने में समय तो लगता ही है बच्चों। इस समय उनका जीवन जो था पूरी तरह रुक जाता था। यही एक कारण था कि जाड़े का मौसम आने से पूर्व ही जो गांव के लोग थे वो पूरी व्यवस्था कर देते थे, यानी खूब सारी लकड़ियां, बड़े बूढ़े लोग जितने भी थे खूब सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लेते थे और बर्फ गिरने पर दिन रात इन्हीं लकड़ियों को जलाकर वे आग सेकते थे। इसी गांव के मुखिया की एक लड़की थी नीलिमा। इसी गांव के मुखिया की एक लड़की थी नीलिमा। उसकी उम्र यही कोई 12 वर्ष थी। गांव के लोग उसे नीलू कहकर बुलाते थे। गांव की जो एक लड़की, गांव का जो मुखिया था, तो उसकी एक बेटी थी, उसका नाम क्या था, नीलिमा। लेकिन लोग उसको क्या कहकर बुलाते थे, प्यार से नीलू कहकर बुलाते थे। नीलू थी तो छोटी ही, लेकिन थी बहुत साहसी। नीलू उम्र की तो बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत हिम्मत वाली थी, साहसी थी। अक्सर ही छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को दराती लेकर खदेड़ दिया। जो हिंसक जानवर, जो जानवरों पर हमला, मतलब छोटे छोटे जानवरों जो हमला करता था, ऐसे जानवरों को, जंगली जानवरों को तो क्या करती थी, वो दराती, हाथ में दराती थी ना घास काटने वाली, तो वो पकड़कर ही भगा देती थी। खदेड़ दिया करके मतलब भगा देती थी। अनेक बार तो उसके पिता ने समझाया भी था, बेटी इस तरह जंगली जानवरों के पीछे जाना खतरनाक होता है। उसके बापूजी ने उसको समझाया था, उसके बाबू ने समझाया था कि बेटा इस प्रकार से हिंसक जानवरों के पीछे जाना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी वे पलटकर हमला भी कर देते हैं और फिर उनसे बच पाना काफी मुश्किल। उसके पिताजी ने उसको क्या समझाया था कि आप जिस तरीके से जंगली जानवरों के पीछे जाते हो, चाहे आपके हाथ में कुछ हथियार भी है, लेकिन कभी कभी वह पलटकर भी आप पर वार कर सकते हैं। फिर उनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पिताजी, आपने ही तो कहा है कि इन जंगलों के बीच यदि रहना है तो साहसी तो होना ही पड़ेगा। उसने अपने पिताजी को क्या जवाब दिया कि आपने ही तो कहा था कि यदि हमें इस जंगल में रहना है, इन जंगलों के बीच में यदि हमें रहना है तो हमें साहसी तो होना ही पड़ेगा। यह सुनकर नीलू के पिता निरुत्तर हो जाते हैं। निरुत्तर मतलब उनके पास उसकी बात का कोई भी उत्तर नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने की हिदायत अक्सर ही देते रहते। उसको हमेशा सावधान रहने की हिदायत देते रहते थे कि तुम्हें हमेशा सावधान रहना है। नवंबर के दिन थे, जाड़े ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी थी। गांव के बड़े बूढ़े लकड़ियां लाने के लिए जंगल चले गए थे और स्त्रियां गांव से दूर खेतों में काम करने को गई। नवंबर के दिन थे, जाड़ा शुरू हो जाता है, मतलब दस्तक देना मतलब शुरू हो गई, ठंड की दस्तक जो थी शुरू हो गई। गांव के बड़े बूढ़े जो थे लकड़ियां लाने के लिए जंगल चले गए थे। स्त्रियां जो थी गांव में दूर खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी। जंगल से एक भालू गांव में घुस आया। जंगल से जो था एक भालू गांव में घुस आया और बच्चों को देखकर उनकी ओर लपका। बच्चे डरकर शोर मचाने लगे, जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर ही भाग निकला। जब एक भालू आया तो बच्चे शोर मचाने लगे, जिसको जिधर रास्ता मिला, जो जिधर दौड़ सका उधर दौड़ गया। दूर के 5 साल की एक नन्ही बच्ची भाग न पाने के कारण जोर जोर से रो रही थी। 5 साल की जो छोटी बच्ची थी वो दौड़ नहीं पाई तो रो रही थी।
नीलू ने उसे भाग जाने के लिए कहा। वह चिल्ला चिल्लाकर अपने घर की खिड़की से उसे संकेत दे रही, नीलू से भागने को कह रही थी, लेकिन वह भाग नहीं रही थी। बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी, लगातार रोई जा रही थी। उस छोटी सी बच्ची को नीलू बोल रही थी कि भागो भागो, लेकिन वह समझ नहीं पाई। वह जोर जोर से रो रही थी, वह चिल्ला चिल्लाकर अपने घर के खिड़की से उसे संकेत दे रही थी। नीलू जो अपनी खिड़की से उसे संकेत कर रही थी, इशारा कर रही थी कि तुम भागो, लेकिन बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी और लगातार रोए जा रही थी। भालू उसी की ओर बढ़ा जा रहा था। बच्ची कुछ नहीं सुन रही थी, भालू उसी बच्ची की ओर बढ़ता हुआ जा रहा था, जबकि नीलू से क्या संकेत दे रही थी, इशारा कर रही थी, लेकिन छोटे बच्चे होने के कारण उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पाठ का वाचन करवा रही हूँ और समझा रही हूँ। आप इसको घर पर अवश्य पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लापरवाही नहीं करेंगे। एक बार पूरे पाठ को पढ़ेंगे, आपको जो भी इसमें कठिन शब्द लगते हैं, कठिन शब्द तो दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कठिन शब्द लगते हैं तो आप उनको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, और शब्द अर्थ, पूरे शब्द अर्थ कीजिए। जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ कीजिए। जो आपको पाठ के अंत में दिए जाते हैं उन शब्द अर्थों को कीजिए, समझिए और लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये कोरोना बीमारी अपना भयंकर रूप धारण करती जा रही है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, लापरवाही नहीं कीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है कि आपको प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखना है, असाइनमेंट नंबर लिखना है और अपनी क्लास भी लिखनी है। आपका सेक्शन ए है या बी है, आपको दोनों ही लिखने हैं। ध्यान से पढ़िए और अपना काम पूरा कीजिए। थैंक यू बच्चों।